Okay, good morning to all of you and welcome to our 11th history class. We were going on through the topic the Crusades and the second paragraph of it. We will read the second paragraph. The death in 1092 of Malik Shah, the Seljuk Sultan of Baghdad, was followed by the disintegration of his empire. अब जब 1092 के अंदर जब मालिक शाह की डेथ हुई जो कि बगदाद का सुल्तान था, उसके बाद बगदाद डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया, यानी कि जो एम्पायर था उसका अ, मालिक शाह का वो क्या होने लग गया, टूटने लग गया, डिसइंटीग्रेट होने लग गया। वो एम्पायर क्या होगा, होने लग गया, टूटने लग गया, अलग 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 भागों के अंदर वो डिवाइड होने लग गया। दिस ऑफर्ड द बेजेंटाइन एम्परर एलेक्सिस वन अ चांस टू रिगेन एशिया माइनर एंड नॉर्दर्न सीरिया। और जब ये एम्पायर वीक हो गया, बगदाद का एम्पायर वीक हो गया, टूटना शुरू हो गया, तो बेजेंटाइन का जो किंग था उस समय एलेक्सिस वन, उसको ये मौका मिल गया कि वो एक बार से वापस से इस पूरी टेरिटरी को अपने कब्जे में ले ले, इस पूरे रीजन को अपने अंडर में ले ले। तो उसने एशिया माइनर और नॉर्दर्न सीरिया को अपने अंडर के अंदर ले लिया। For Pope Urban II, this was an opportunity to revive the spirit of Christianity. In 1095, the Pope joined the Byzantine Emperor in calling for a war in the name of God to liberate the Holy Land between 1095 to 1291। और उस समय जो पोप था अर्बन टू, उसको एशिया के अंदर ये मौका मिल गया, ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो क्रिश्चियनिटी को वापस से रिवाइव करे इस एरिया के अंदर। और बेजेंटाइन एम्परर जो था, और जो बेजेंटाइन एम्परर था एलेक्सिस वन, उसके साथ मिलकर के जो होली लैंड, जो जिसके ऊपर जो अरब का कब्जा था, उसको वापस से क्या कर ले, छुड़ा ले। और 1905 से 1291 तक वेस्टर्न यूरोप क्रिश्चियंस प्लान्ड एंड फॉट वॉर्स अगेंस्ट मुस्लिम सिटीज। और 1291 से लेकर के से स्टार्ट हुई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी, जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, उन्होंने इस्लामिक या मुस्लिम कंट्रीज के साथ लगातार लड़ाई करी। ऑन द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन लेवेंट, कहाँ पे, जो कि मेडिटेरेनियन कोस्ट है, वहाँ पे रेगुलर वॉर्स हुई। दीज वॉर्स वर लेटर डेजिग्नेटेड एज क्रूसेड्स, और यही वॉर्स बाद के अंदर क्या कहलाई, क्रूसेड्स। तो ध्यान रखना, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रूसेड्स, वो क्या चीज है। क्रूसेड्स जो है वो वॉर्स है बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, ठीक है। दीज वॉर्स आर लेटर डेजिग्नेटेड एज क्रूसेड्स। क्लियर? एनी क्वेश्चन? इस पैराग्राफ के अंदर कोई क्वेश्चन पूछना है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हो गया? से यस और नो, दिव्या, अवंतिका, अस्मिता, देन तरुण। क्लियर? आगे चलें। इन द फर्स्ट क्रूसेड 1008 टू 99, यानी कि पहली वॉर, फर्स्ट वॉर बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, soldiers from France and Italy captured Antioch in Syria and claimed Jerusalem। और जो फर्स्ट क्रूसेड वॉर थी, उसके अंदर जो सोल्जर्स थे वो फ्रांस और इटली के थे, और उन्होंने सीरिया के एंटियक जो पार्ट है,
सीरिया के अंदर जो एंटियोक सिटी है उसके ऊपर कब्जा कर लिया और जेरूसलम को क्लेम करने लगे कि अगर आपको वापस चाहिए तो जो है जो होली लैंड के ऊपर कब्जा कर रखा है अरब्स ने या मुस्लिम्स ने वो छोड़ वापस दे दीजिए, क्लेम करना शुरू कर दिया। Their victory was accompanied by a slaughter of Muslims and Jews in the city. और उनकी विक्ट्री जो थी उस विक्ट्री के अंदर कई हजार मुस्लिम्स और कई हजार ज्यूज को क्या किया गया, मार दिया गया। गॉट इट क्लियर? Chronicled by both Christians and Muslims, Muslims writers referred to the arrival of Christians called Firangi or Firangi as a Frankish invasion. और मुस्लिम्स राइटर्स ने जब वापस से जब क्रिश्चियंस का अराइवल हुआ था फर्स्ट क्रूसेड्स के अंदर इस पार्ट एशिया के इस पार्ट के अंदर, तो उन्होंने जो मुस्लिम राइटर्स थे उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया इनको एज अ फिरंगी, एज अ फ्रैंकिश इन्वेजन, यानी कि फ्रेंच इन्वेजन। The Franks quickly established 4 crusader states in the region of Syria, Palestine collectively. और जो फ्रैंक्स जो फ्रेंच थे उन्होंने फटाफट 4 लड़ाइयाँ लड़ी और चारों स्टेट्स उन्होंने जीत लिए। और कौन से रीजन के अंदर? सीरिया और पैलेस्टाइन के रीजन के चारों स्टेट उन्होंने जीत लिए। These territories were known as Coutremer, the land overseas, and later crusades were directed at its defense and expansion. अब ये जो टेरिटरी इन्होंने जीती उनको क्या बोला जाता है? क्रूटेमर। क्रूटेमर का मतलब होता है लैंड ओवरसीज, यानी कि फ्रांस तो यूरोप में है, अब उसने फ्रांस के बाहर भी इन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये ओवरसीज टेरिटरी होगी फ्रांस की, यानी कि फ्रांस के बाहर भी समुद्र के उस पार भी वहां पे फ्रांस की टेरिटरीज, ओवरसीज टेरिटरीज। और बाद में जो क्रूसेड्स थे उनको डायरेक्ट किया गया कि इनके डिफेंस और इनके एक्सपेंशन की जिम्मेदारी उन्हीं की। क्लियर? गॉट इट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ? कोई क्वेश्चन करना है? अब देखिए, अब उस समय आप जैसे फ्रांस और इटली के बाई सोल्जर्स आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय जैसा आपने 10th के अंदर पढ़ा था चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, तो नेशनलिज्म इन यूरोप तो बहुत बाद में हुआ था, ये देश तो बहुत बाद में बने थे, ये देश तो बहुत बाद में बने कि ये फ्रांस हो गया और ये इटली हो गया या ये जर्मनी हो गया, ये तो टेरिटरीज तो बहुत बाद में बनी थी, उस समय ओपन टेरिटरीज थी। बट क्या था, जो इस साइड वाले लोग थे, जो रोमन एम्पायर के लोग थे, वो इटालियन थे। जो लोग रोमन एम्पायर में थे, जब रोमन एम्पायर था, तो वो क्या थे? इटालियंस कहलाते, क्योंकि इटली का कैपिटल क्या है? रोम। और उधर दूसरा पार्ट जो था वो अंडर द फ्रेंच किंग था, जहां पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती थी? फ्रेंच। तो इन दोनों किंग्स की आर्मीज ने मिलकर, फ्रेंच किंग एंड द इटालियन किंग, देयर वाज नो टेरिटरी, नो बाउंड्रीज मार्क एट दैट टाइम। वहां पे किसी देश की उस समय बाउंड्रीज मार्क नहीं हुई थी, जैसे इंडिया का था, इंडिया के रूलर्स थे, कोई बाउंड्री मार्क नहीं हुई, कोई बाउंड्री मार्क नहीं थी उस समय की भाई ये इंडिया है। ठीक है, राजा था, राजा की बाउंड्रीज थोड़ी मार्क होती थी कि ये राजा है, इसकी यहाँ तक है, इसकी यहाँ तक है, इसकी यहाँ तक। एक पर्टिकुलर नेशन की बाउंड्रीज मार्क नहीं थी। आप पढ़ चुके हैं नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th के। गॉट इट? क्लियर? देन द आउटरीमर
survived well for some time, but when the Turks captured Edessa in 1144, an appeal was made by the Pope for a second crusade, that is 1145 to 1949. A combined German and French army made an attempt to capture Damascus, but they were defeated and forced to return home. After this, there was a gradual erosion of the strength of Outremer. Crusade zeal gave way to living in luxury and battles over territory among the Christian rulers. Salah ad-Din created an Egypto-Syrian empire and gave the call to jihad or holy war against the Christians and defeated them in 1187. He regained Jerusalem nearly a century after the First Crusade. Records of the time indicate that the Saladin's treatment of the Christian population was humane, in marked contrast to the way in which Christians had earlier dealt with Muslims and Jews. Although he gave custody to the Church of the Holy Sepulchre to the Christians, a number of Christians were turned into number of Christian churches were turned into mosques, and Jerusalem once again became a Muslim city. तो अब अपन देखते हैं कि सेकेंड क्रूसेड के लिए पोप ने वापस से अपील करी 1145 टू 1149 के अंदर। वो क्यों की? क्योंकि टर्क्स ने क्या था, एडिसा को वापस से जीत लिया। तो पोप ने सेकेंड क्रूसेड्स की अपील की, और सेकेंड क्रूसेड्स के अंदर जब वॉर हुई तो जर्मन और फ्रेंच आर्मी दोनों ने मिलकर के लड़ाई करी, बट उनको हार का सामना करना पड़ा। और इसी के बाद साथ जो एक सलादीन नाम के एक शख्स ने, या एक बाद में वो रूलर भी हो गया और एक बहुत बड़ा लीडर भी हो गया, उसने इजिप्टो सीरियन एम्पायर की का इस्टेब्लिशमेंट किया। उसने कॉल किया कि इजिप्शियन और सीरियन एम्पायर का एक कॉल किया कि ये एम्पायर होना चाहिए, और उसने एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई, और आर्मी लेकर के उसने जो क्रिश्चियंस थे यूरोप से आए थे उनको हटा दिया। और जैसे फर्स्ट क्रूसेड्स के अंदर जब क्रिश्चियंस ने बहुत सारे मुस्लिम्सों को मारा था, स्लॉटर किया था, तो उसने भी वही काम किया। उसने बहुत सारे क्रिश्चियंस को वहाँ पे उसने स्लॉटर किया, और जेरूसलम को वापस मुस्लिम कंट्रोल के अंदर ले लिया, और कई चर्चेस को उसने मॉस्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन करना बेटा आपको? क्लियर है? अवंतिका क्लियर, दिव्या, अस्मिता, ठीक है, आगे चलें। The loss of the city prompted a third crusade in 1189. But the Crusaders gained little except for some coastal towns in Palestine and free access to Jerusalem for Christian pilgrims. The Mamluks, the rulers of Egypt, finally drove the crusading Christians from all of Palestine in 1291. Europe gradually lost military interest in Islam and focused on its internal political cultural development. अब क्या हुआ? लॉस, थर्ड क्रूसेड्स ने कोशिश की, जब थर्ड क्रूसेड वॉर हुई 1199 के अंदर, तो क्रूसेडर्स जो थे उनको थोड़ा बहुत जीत जरूर मिली, और उन्होंने कई छोटे मोटे कोस्टल टाउन्स जो पैलेस्टाइन के में थी, वो उनके ऊपर थोड़ी बहुत जीत हासिल करी, और उन्होंने एक मांग की कि जेरूसलम जो क्रिश्चियंस का होली लैंड है उसको ओपन कर दिया जाए क्रिश्चियन पिलग्रिम्स के लिए।
जो मामलुक्स थे, जो कि तो इजिप्ट के जो रूलर थे, उन्होंने 1291 के अंदर क्या किया, जितने भी क्रिश्चियंस थे उनको वहां से, जेरूसलम से क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब बाहर जब निकाल दिया तो यूरोपियंस वापस अपने यूरोप के अंदर चले गए और उनका बहुत कम इंटरेस्ट रह गया टूवर्ड्स द इस्लाम, और वो अपने कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर वो लोग बिजी हो गए। The Crusades left a lasting impact on two aspects of Christian-Muslim relations. One was the harsher attitude of the Muslim state towards its Christian subjects, which resulted from the bitter memories of the conflict as well as the needs for securities in areas of mixed population. The other was the greater influence of Italian mercantile communities from Pisa, Genoa, and Venice in the trade between the East and the West, even after the restoration of Muslim power. तो अब जो इम्पैक्ट पड़ा क्रिश्चियंस वॉर्स का और मुस्लिम वॉर्स का, जो इम्पैक्ट पड़ा वो दोनों पे ही पड़ा, मुस्लिम्स पे भी पड़ा और क्रिश्चियंस के ऊपर भी उस वॉर का इफेक्ट पड़ा। तो अब उस वॉर का रिजल्ट क्या रहा है? रिजल्ट ये रहा है कि जहाँ पे भी मिलीजुली पॉपुलेशन है, जहाँ पे भी जैसे सपोज करिए क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ज्यूज हैं, ठीक है, ये जो मिलीजुली पॉपुलेशन है, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो उस एरिया की सिक्योरिटी, कि भाई उस एरिया के अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए। सारी चीज क्या है, फॉर अगर कोई ज्यूज है तो वो ज्यूज के लिए ठीक है, ओपन होना चाहिए। देन अगर क्रिश्चियंस का है तो क्रिश्चियंस के लिए ओपन होना चाहिए। देन अगर मुस्लिम्स का है तो मुस्लिम्स के लिए ओपन होना चाहिए। तो ये मिली जुली एक, जितने भी वॉर हुए, क्रूसेड्स वॉर हुए, क्रिश्चियन मुस्लिम्स वॉर्स हुए, इनका एक मिला जुला रिजल्ट आया, और रिजल्ट यही आया कि इन प्लेसेस का प्रोटेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद फिर बाद में जो ईस्ट एंड वेस्ट थी उनके अंदर वापस से क्या हुआ, रीस्टोरेशन। अब ईस्ट के अंदर रीस्टोरेशन ऑफ मुस्लिम पावर, क्योंकि ये यूरोप के ईस्टर्न साइड का जो पार्ट है वो रीस्टोरेशन ऑफ मुस्लिम पावर, एंड दे स्टार्टेड अगेन टू ट्रेड विथ ईच अदर्स। तो ये असर हुआ मिलीजुली वॉर्स, ठीक है, क्लियर, सॉरी, ये असर हुआ क्रूसेड्स के टाइम पे, जो क्रूसेड्स की जो वॉर हुई थी, ये उसका असर हुआ कि पॉपुलेशन, जो भी मिली जुली पॉपुलेशन है उसकी सिक्योरिटी होना जरूरी है। गॉट इट? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन करना है आपको? हाँ बोलिए बेटा, चैट ऑप्शन पे लिख दीजिए, मैं पढ़ लूंगा उसको। ओके, नाउ देयर इज सम चैप्टर, कुछ चैप्टर बाकी रह गया है। तो आप एक एक बात का ध्यान रखना, आपका जो भी ये कोर्स तो है, ये कोर्स तो बता दिया, बट ये वाला चैप्टर आपका यहाँ तक ही आएगा। क्लियर? क्लियर? दैट इज पेज नंबर 89 तक ही आएगा आपका। क्लियर हो गया? चैप्टर नंबर 4 जो है वो पेज नंबर 89 तक ही आएगा, क्रूसेड्स तक ही। क्लियर? मार्क कर लीजिए।
क्वार्टरली के अंदर ये आपका यहां तक ही आएगा। गॉट इट? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। अब अपन देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि जो ये सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स थे, जो सेंट्रल इस्लामिक जो एरिया था, वहां पर किस तरह की इकोनॉमी थी, वहां के इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या थी। देन वी विल लुक अबाउट द एग्रीकल्चर। अब वो पार्ट ऐसा है जो कि डेजर्ट पार्ट है, वहां पे एग्रीकल्चर क्या थी, एग्रीकल्चर कंडीशंस क्या थी। देन वी विल सी अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स इस्लामिक लैंड्स के अंदर किस तरह से शहरीकरण हुआ, शहर बने, क्योंकि पहले तो शहर थे नहीं, छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे। कस्बे विलेजेस में चेंज हुए, विलेजेस टाउन्स में चेंज हुए, टाउन्स फिर सिटीज के अंदर चेंज हुए। तो किस तरह से वहां पे अर्बनाइजेशन हुआ। एंड देन कॉमर्स, क्या ट्रेड वो लोग किया करते थे, क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस थे। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। बट आप एक बात जरूर ध्यान में रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें पेज नंबर, इस चैप्टर का पेज नंबर 89 तक ही आएगा। क्लियर? मैं एक बार वापस से बोल रहा हूँ, पेज नंबर 89 तक ही आएगा, 89 के आगे नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इट इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। क्लियर? गॉट इट? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। सो इट्स लास्ट 2 मिनट्स लेफ्ट। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है आप